Good morning students, I am Manish Gupta from Shujati Educational Group. Today we will study chapter 8 Local Government. Beta, local government, as we know that we are having three types of government. जो 3 टायर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 3 लेवल की गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स की. फर्स्ट लेवल दैट इज सेंट्रल लेवल, सेकेंड वन इज स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज लोकल लेवल. तो इसी बेस के ऊपर हमने इसको क्या बोला, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन. यानी सेंट्रल लेवल ये एक फेडरल सिस्टम का पार्ट है. सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरलिज्म is a system of government in which power is divided between the central government, state government and various constituent units. तो various constituent units के अंदर जब हम बात करते हैं तो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट की भी बात इसके अंदर आती है, क्योंकि ये भी एक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक उसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड है. तो उस बेस के ऊपर पहले जहां पर केवल 2 ही लेवल की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसके बाद में एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को भी, जिसके अंदर की लोगों का, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, तो उस चीज की बात सामने आई थी. तो उस बेस के ऊपर 92 के बाद में एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट प्रोड्यूस हुई. तो बेटा इस टॉपिक के अंदर जो हमारे डिलीटेड टॉपिक है कि व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट, जो मैं बता रहा था वो आपका इसी टॉपिक के अंदर था, वो डिलीट हो गया है. एंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ये भी डिलीटेड पोर्शन है. अब हमारे जो चैप्टर के अंदर है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये वाला जो टॉपिक जो हमारा डिलीटेड टॉपिक था उसके अंदर हमारा जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात हो रही है कि लोकल गवर्नमेंट गॉट ए फ्लिप आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. जो लोकल गवर्नमेंट को सबसे पहले जो बात सामने आई थी कि भाई लोकल गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे ये डेवलप होना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे प्रोविजंस किए गए. और उन प्रोविजंस के अंदर सबसे पहला प्रोविजन था कि भाई 73rd और 74th जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बेस के ऊपर लोकल गवर्नमेंट को एक मजबूत आधार प्रदान किया गया था. तो इस लाइन के अंदर अगर हम बात करें इस चीज के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट इन द लाइन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952. यानी आजादी के बाद से ही इस चीज की बातें सामने आने लग गई थी. और उसके अंदर जो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1952 के अंदर शुरू हुआ था, which sought to promote people's participation in local development in a range of activity. जिसके पीछे सोच ये थी कि भाई जो लोकल लेवल के ऊपर जो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज चलती रहती है, डिफरेंट एक्टिविटीज चलती रहती है, उनके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, उस चीज को प्रमोट किया जाए, उस बेस के ऊपर इसको आगे बढ़ाया गया. तो इन दिस बैकग्राउंड ए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरिया. तो इस परिप्रेक्ष्य के अंदर एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट, जिसका की नाम दिया गया पंचायती राज सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट, उसकी सिफारिश की गई कि भाई रूरल एरियाज के अंदर लोकल गवर्नमेंट को भी डेवलप किया जाए. सम स्टेट्स लाइक जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पर यह सिस्टम बहुत पहले ही चालू हो गया था, क्योंकि वहां पर है जो लोकल इलेक्टेड बॉडीज थी, 1960s के अंदर ही उन स्टेट्स ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करना शुरू कर दिया था, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स उसके अंदर आगे नहीं आए थे. तो व्हाई ओनली फ्यू स्टेट अडॉप्टेड एंड अदर फेल्ड टू अडॉप्ट. तो इसके अंदर आती है भाई आखिर में केवल गुजरात वगैरह जैसे स्टेट्स ने इसको लागू किया, बाकी दूसरे स्टेट्स ने इसको लागू क्यों नहीं किया. तो उसके पीछे अलग अलग क्लॉज दिए गए कि भाई उसके क्या रीजन था, बिकॉज लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर. तो सबसे पहली चीज जो लिमिटेशंस के रूप में हम दे सकते हैं कि भाई लोकल बॉडीज के पास कोई पावर नहीं थी ज्यादा, एंड फंक्शंस टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट, न तो उसका पावर थी, न कोई ऐसे कोई फंक्शंस उसके फिक्स थे जिसके की बेस के ऊपर लोकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके. दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि आज
गवर्नमेंट आपको चलानी है तो ऑब्वियसली आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उनके पास में कोई सोर्स ही नहीं था। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए जो लोकल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट थी। मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश इलेक्ट, या दूसरे जो स्टेट्स थे हमारे इंडिया के वो इसको जरूरी नहीं मानते थे कि भाई लोकल बॉडीज के भी है जो क्या उसको भी एस्टेब्लिश करना चाहिए, या फिर है जो लोकल गवर्नमेंट को भी डेवलप होना चाहिए। तो लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट ऑफिसेज। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर थी कि वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, जहां पर उन्होंने इलेक्शन भी करवा दिए हैं, पब्लिक के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड होकर भी पीपल आए, उनको भी वो डिसॉल्व कर सकती थी, और डिसॉल्व उन्होंने उसको कर दिया। और उसके बाद में उसका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो किसके हैंड ओवर कर दिया? गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हैंड ओवर कर दिया। तो मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मोस्ट लोकल बॉडीज। अब कई सारे स्टेट्स ने उसको चालू किया, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन न करा करके इनडायरेक्टली इलेक्शन कराए, और उस बेस के ऊपर जो अपने चाहते थे उसको वो अंदर एंटर करा देते थे। इन मैनी स्टेट्स इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज वर पोस्टपोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एक ये भी रीजन था कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे उसको लगातार पोस्टपोन करते रहे, कभी उसको उन्होंने चालू ही नहीं करा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए, यानी नए इनिशिएटिव्स लिए गए। तो रिफॉर्म्स क्या थे कि 1989 के अंदर जो पीके थंगन कमेटी थी उसने रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उसने सिफारिश की थी कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए, यानी उनको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड किया जाए। यानी जो वो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या लोकल गवर्नमेंट जो बनाई गई है वो किसके अकॉर्डिंग बने? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने, जिससे कि पूरे कंट्री के अंदर एक जैसा काम चले। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि भाई आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम उसके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन टाइम टू टाइम होने चाहिए। एंड एनलिस्टमेंट ऑफ ए अप्रोप्रिएट फंक्शन टू देम, और एक लिस्ट बना दी जाए कि भाई ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है वो ये काम करेंगी, फिक्स कर दिया जाए। अलोंग विद फंड्स, और साथ में उनको फंड भी प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि बिना फंड के तो काम हो नहीं सकता। वाज रिकमेंडेड। तो ये सारी चीजों की सिफारिश इसके अंदर की गई। पहली सिफारिश जो थी कि भाई टाइम टू टाइम इलेक्शन किए जाए, सेकेंड उनके फंक्शंस की जो है लिस्ट बनाई जाए, साथ में उनको फंड्स भी प्रोवाइड करे जाए। ये मेन काम इसके अंदर जो थंगन कमेटी थी उसने इसकी सिफारिश की थी। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट की, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि आखिर में कैसे चालू हुआ था ये। कि 1989 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 अमेंडमेंट किए थे। तो अब बात आती है कि भाई आखिर में इन अमेंडमेंट्स को क्यों करना पड़ा? तो these amendments aimed at strengthening local government and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country। तो इसके पीछे सबसे पहला जो एम था वो था कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उनको ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाया जाए और पूरे कंट्री के अंदर एक रूपता लाई जा सके, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जा सके उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके फंक्शन के अंदर, यानी पूरे कंट्री के अंदर एक जैसा ढांचा उसका तैयार हो। तो 1992 के अंदर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये दोनों अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिए गए। द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट था वो किसके अकॉर्डिंग था? केवल रूरल एरियाज के लिए था। विच आर आल्सो नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी PRI भी कहा जाता है। और जो 74 अमेंडमेंट था ये इसके जो प्रोविजंस थे वो अर्बन एरिया है,
शहरों के लिए नगर पालिका हुए, नगर निगम हुए, महानगर पालिका है, और इधर से आपके दूसरे जो लोकल बॉडीज के जो नेम है उनके से रिलेटेड था। The 73rd and 74th amendment came into force in 1993, यानी पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब उसको लागू कब से हुआ? वो 1993 से इसको लागू किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया, यानी वो स्टेट के सब्जेक्ट से रिलेटेड था। और स्टेट इज फ्री, यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से, यानी स्टेट गवर्नमेंट को फ्री कर दिया गया टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, की वो इन मुद्दों के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो विल स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर देयर लॉज रिलेटिंग टू लोकल ग्रुप या लोकल गवर्नमेंट? तो यहां पर ये कह रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इन लॉज को चेंज कर सकती थी जो लोकल गवर्नमेंट के लिए बने थे? तो यस, हाँ, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, द स्टेट हैड टू चेंज देयर लॉज अबाउट लोकल बॉडीज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको अपने लॉज को बदलना पड़ा जो कि लोकल बॉडीज यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में थे, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज इन कंफर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सके। तो उसके लिए उस जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने लॉज को चेंज करना पड़ा। अब बात आती है भाई, ये लॉज चेंज हो गया यानी 3 टायर स्ट्रक्चर है, यानी इस बेस के ऊपर 3rd लेवल की गवर्नमेंट सामने आई थी। अब वो 3rd लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी उन्होंने उसको 3 लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया, यानी सबसे पहले रूरल एरिया के ऊपर जाते हैं हम तो ब्लॉक लेवल जिसको पंचायत बोलते हैं, और पंचायत के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब क्या आ गया आपका जिला परिषद। तो सबसे पहले यानी बेस लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत जो कि कवर्स ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज, तो मतलब गांव, और पंचायत यानी वहां के लोगों की पंचायत। इसके अंदर जो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज का मतलब यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो इलेक्शन होंगे आपके वो पर्टिकुलर किस बेसिस के ऊपर किया जाए, कितने एरिया में किया जाए, कितने एरिया के अंदर ग्राम पंचायत कवर होगी। तो एक जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन के बेस के ऊपर, जोग्राफिकल कंडीशन के बेस के ऊपर जो क्रिएट किया गया था, वो क्राइटेरिया एक विलेज के अंदर ही कंप्लीट हो सकता था या कई सारे गांवों को मिलाकर भी कंप्लीट किया जा सकता था। तो उस बेस के ऊपर एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज को बेस के ऊपर एक ग्राम पंचायत को डेवलप किया गया, यह बेस लेवल के ऊपर था। अब इंटर नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट्स। अब यहां पर ये यानी 2nd नंबर के ऊपर ब्लॉक लेवल इसको डेवलप किया गया जिसको कि अपन पंचायत कहते हैं, यानी इंटरमीडिएटरी लेवल था ये। और इस जो छोटे स्टेट्स थे वहां पे इसको बनाने की जरूर नहीं रखी गई थी। और सबसे टॉप लेवल के ऊपर आई थी जिला पंचायत जिसको जिला परिषद कहते हैं, तो कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कि पूरे एरिया को कवर करती थी डिस्ट्रिक्ट के। अब इसके मेंबर्स भी डिसाइड किए गए कि भाई मंडल का चुनाव कौन करेगा, जो ग्राम सभा है ये ग्राम पंचायत है, इसका जो हेड था वो सरपंच था। इसके बाद में इनके भी हेड चूज किए गए, उसके बेस के बाद जिला परिषद या के हेड को बनाया गया। जो जिला परिषद का हेड है उसको ये पॉलिटिकली पर्सन हेड होता है, पॉलिटिकली पर्सन होता है। इसको है जो जनरली अपन क्या बोल देते हैं, जिला प्रमुख वगैरह के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा, यानी सबसे पहला चीज क्या किया गया कि भाई आप ग्राम सभा को क्रिएट करेंगे। कंप्राइज यानी अब ग्राम सभा के अंदर कौन होगा, तो कंप्राइज ऑफ ऑल द एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया, यानी उस पंचायत एरिया के जितने भी वोटर हैं, एडल्ट पर्सन हैं, ऑल दीज काइंड्स ऑफ पर्संस आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा एंड इट्स रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। अब उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो काम करेंगे, ये चीज को कौन डिसाइड किया है, जो उस स्टेट की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेशन है, उसके थ्रू इसको डिसाइड किया गया। अब बात आती है साहब इलेक्शन की। तो ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जितने भी 3 लेवल के जो इलेक्शंस थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, उनका अंदर उनका चुनाव किसके थ्रू किया जाएगा, इलेक्टेड बॉडीज के थ्रू। अब इलेक्टेड बॉडीज किसके थ्रू चूज होकर आएगी,
पीपल्स के थ्रू, यानी उनका जो इलेक्शन है, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी बेस लेवल के ऊपर जो सरपंच है, सरपंचों का चुनाव डायरेक्टली कौन करेगा? जो उस एरिया के जो वोटर्स हैं उनके थ्रू उनका चुनाव किया जाएगा। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 ईयर। अब एक जो पंचायत है, यानी एक बार जो इलेक्शन है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? केवल 5 साल के लिए। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ दिस 5 ईयर टर्म, अब यहां पर ही कह स्टेट गवर्नमेंट के पास में कोई पावर थी कि वो पंचायत को डिसॉल्व कर सकती थी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पंचायत को उसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले डिसॉल्व करती है तो फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ सच डिसोल्यूशन। तो एक नए चुनाव उसको 6 महीने के अंदर कराने पड़ेंगे। अब इलेक्शन के साथ साथ भाई इसका क्या प्रोसेस, भाई कौन कौन पर्सन इलेक्शन लड़ेगा वो तो डिसाइडेड था। तो टॉप लेवल के ऊपर जैसे लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर या फिर जो विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन का सिस्टम जो प्रोवाइड किया गया, इसके अंदर भी सिमिलरी वही सिस्टम प्रोवाइड किया गया। यानी 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वीमेन। एक नया प्रोविजन था ये, यानी फीमेल को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। किसके अंदर? लोकल बॉडीज के अंदर। और ये जो रिजर्वेशन है केवल लोकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर अभी तक भी ये एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है ये। सेकेंड, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल द 3 लेवल्स। एससी और एसटी के लिए भी तीनों लेवल के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया, जैसे लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, लोकल के ऊपर भी। और किस प्रोपोर्शन में? उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अंदर उसकी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। इफ द स्टेट फाइंड इट नेसेसरी दे कैन आल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। अब इसके अंदर एक नए तबके का लिया है कि भाई जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जिसको कि अपन जनरली एक आम बोलचाल की भाषा के अंदर ओबीसी कह देते हैं, कि वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है। तो दीज रिजर्वेशन अप्लाइड नॉट मेयरली टू ऑर्डिनरी मेंबर्स इन पंचायत। अब ये जो रिजर्वेशन है, यानी फीमेल का रिजर्वेशन, एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, वो केवल ऑर्डिनरी मेंबर यानी पंच, सरपंच वगैरह है या उनके लिए अप्लाई नहीं है, बल्कि बट आल्सो द पोजीशन ऑफ द चेयरपर्सन और अध्यक्ष एट ऑल द 3 लेवल। अब आपके जो इलेक्शन होकर के आते हैं तो इलेक्शन के अंदर पंचायत का चेयरपर्सन बनेगा, जिला परिषद का चेयरपर्सन बनेगा, तो जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। अब आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, रूरल एरिया की, ये क्या क्या काम करेंगे, तो कौन से, तो इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स जो कि पहले स्टेट लिस्ट के थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और 11th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके अंदर उनको ऐड किया गया। और ये सब्जेक्ट्स के ऊपर सारा वर्क कौन करेगा? ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू किया जाएगा। और these सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी सीधा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI को सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए। सब्जेक्ट्स वर मोस्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन एट द लोकल लेवल। अधिकतर जो सब्जेक्ट्स थे भाई लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज, उनको वेलफेयर, लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू क्या क्या की जाए, तो वो सब उससे रिलेटेड चीज थी। एक्चुअल ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन स्टेट लेजिस्लेशन ओनली। अब जो वास्तव में जो ट्रांसफर है, यानी आप जो एक सब्जेक्ट्स को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को देंगे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? विधानसभा के ऊपर डिपेंडेंट था। अब जो आर्टिकल 243G है, डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पंचायत। अब ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताता है आर्टिकल कि जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, उनके पास में क्या क्या पावर है, उनकी अथॉरिटी क्या क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर लिस्टेड हुए थे? आपका सबसे पहला जो गांव से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर है।
क्योंकि उसको डेवलप, क्योंकि अधिकतर जो पॉपुलेशन थी हमारी वो सी के ऊपर डिपेंडेंट थी सर्वाइवल के लिए, तो ये एक मेन सब्जेक्ट था जो कि उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी लोकल पंचायत को दी गई। माइनर इरिगेशन, आसपास के छोटे मोटे इलाके से निकाल करके इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, वेस्टेज वाटर को कम किया जाए, उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, रोड कलवर्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब इसके अंदर किया गया। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, एडुकेशन प्रोवाइड कराना। अब इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एडुकेशन दोनों स्कूल वहाँ पर ओपन किए जाएं, बच्चों को वहाँ पे प्राइमरी लेवल के और सेकेंडरी लेवल के एडुकेशन प्रोवाइड किए जाए, ये भी जिम्मेदारी उसकी दी गई। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एडुकेशन, अब इसके अंदर ITI वगैरह जो होते हैं उनको वहाँ पर चालू किया जाए। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एडुकेशन वो भी चालू किया, लाइब्रेरी सेटअप की जाए, कल्चरल एक्टिविटीज को डेवलप किया जाए। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो थी किसको दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को दी गई। मार्केट्स एंड फेयर्स, बाजार बनाना है, मेले वगैरह अरेंज करने हैं। हेल्थ सैनिटेशन, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी मिले, जिसके अंदर हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरीज ओपन की गई, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चालू किए गए, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सोशल वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, एक आम आदमी का डेवलपमेंट हो, जो वीकर सेक्शन है उनका वेलफेयर किया जाए। एंड इन द पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, और स्पेशली इसके अंदर ही फोकस जो किया गया SC और ST के ऊपर फोकस किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो ये जो मेन चीजें थी जो कि 11 शेड्यूल के अंदर ऐड की गई थी। अब विल 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल द स्टेट, तो यहां पर ये कहता है कि भाई जो 73rd अमेंडमेंट है क्या वो पूरे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। तो नो द प्रोविजंस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरिया इनहेबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बेटा जब 93 के अंदर एप्लीकेबल हुआ था तब उसके अंदर जो 73rd अमेंडमेंट जो का जो प्रोविजन था वो आदिवासी जिन एरियाज के अंदर रहा करते थे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। बहुत सारे स्टेट्स थे हमारे जहां पर कि आदिवासी लोग रहा करते थे, तो उन स्टेट्स के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं किया गया। तो 1996 के अंदर ए सेपरेट एक्ट वाज पास्ड, एक अलग से एक्ट पास किया गया एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत सिस्टम टू दिस एरिया। इन प्रोविजंस को जो आदिवासी लोग थे उन एरियाज के अंदर भी लागू किया जा सके। अब बात आई भाई आखिर में इनके लिए सेपरेट एक्ट पास क्यों किया गया, तो वाई सेपरेशन ऑफ एक्ट वाज पास, तो बिकॉज इन इंडिया मेनी आदिवासी कम्युनिटी हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट है, स्मॉल वाटर रिजर्व्स है, उनके बारे में क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी जो आदिवासी कम्युनिटीज थी उनके ट्रेडिशनल कस्टम थे और वो जो कॉमन रिसोर्सेज थे जैसे फॉरेस्ट है, वाटर रिजर्वर्स है, उनकी वो खुद देखभाल अपने तरीके से किया करते थे। तो उस बेस के ऊपर द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दीज कम्युनिटीज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज इन वेज एक्सेप्टेबल टू देम। तो जो नया एक्ट जो पास किए गए उसके अंदर जो कम्युनिटीज थी उनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि ये कम्युनिटीज है जो क्या बोलते हैं नेचुरल थिंग्स को अपने ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो करती थी। तो उसके अंदर उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हुए इस चीज को मैनेज किया गया जिससे कि वो चीज उनके लिए भी स्वीकार योग्य हो। मोर पावर्स आर गिवन टू द ग्राम सभा ऑफ दीज एरिया। इन एरियाज के अंदर एज कंपेयर टू जो दूसरे एरियाज थे उससे ज्यादा पावर ग्राम सभा को दी गई। एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन मैनी रेस्पेक्ट। और जो इलेक्टेड पंचायत थी उसको भी ग्राम सभा के कई सारे मुद्दों के ऊपर सहमति लेना जरूरी था। The idea behind this act is that local tradition of self-government should be protected while introducing modern elected bodies। जो इसके पीछे एक मेन जो रीजन था वो यही था कि जो लोकल ट्रेडिशन है उसको सेल्फ गवर्नमेंट है जो क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करे,
और साथ में जो मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज है उनको भी लोकल ट्रेडिशन से इंट्रोड्यूस कराए, जिससे कि वो उनकी समझ हो और वो उसको फॉलो कर पाए। तो दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये केवल किस लिए किया गया कि जो डाइवर्सिटी थी और डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी संगति के साथ में इसको बिठाया जा सके। अब आता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर who would be responsible for conducting election to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एक अलग से जो थंगन की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि भाई जो इलेक्शन हो वो भी फ्री और फेयर हो, तो उसकी जिम्मेदारी दी गई कि भाई जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए। Who would be responsible for conducting election to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि PRI के इलेक्शन को करवाने के लिए जिम्मेदार हो। Now, the office of the state election commissioner is autonomous, स्वतंत्र था, यानी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस था बिल्कुल स्वतंत्र था, लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे इंडिया का ये जो इलेक्शन कमिश्नर है उसी की तरह, यानी वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर के वर्क नहीं करेगा। एक बार अपॉइंट होने के बाद में वो अपने डिसीजन लेने के लिए, लाइक स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसा है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह ही अपने डिसीजन ले सकेगा। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज नॉट लिंक्ड टू नॉर इज दिस ऑफिसर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है और उसका लिंक नॉट लिंक टू नॉर इज ऑफिसर अंडर द कंट्रोल, यानी उसका जो कमिश्नर है और उसके अंडर में जो ऑफिसर जो वर्क कर रहे हैं उसका लिंक, स्टेट इलेक्शन कमीशन का लिंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं होगा, वो बिल्कुल सेपरेट बॉडी है। अब आता है हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि पैसा है, पैसा भी चाहिए, गवर्नमेंट चला रहे हैं आप, ऑब्वियसली फंड की भी जरूरत है, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन किए गए। द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 ईयर, यानी हर साल के 5 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड था कि वो एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। अब ये जो कमीशन बना है वो जो लोकल गवर्नमेंट है उस स्टेट की, वहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या भाई उनके पास में कितना पैसा है, उनके पास में रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उन सबको एग्जामिन करेगा, उन सबकी जांच करेगा। तो इट वुड आल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू between the state and local government on the one hand and between rural and urban local government on the other। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया है वो टाइम टू टाइम जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसको रिव्यू करेगा कि भाई स्टेट के पास में उसको दिया, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं किस किस के पास में क्या रिसोर्सेज दिया जा रहा है उसको रिव्यू करेगा एक तरफ, तो और साथ में रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑन द अदर, यानी जो पैसा जो दिया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, तो लोकल गवर्नमेंट को भी 2 पार्ट कर दिए गए जो मैंने पहले बताया, रूरल और अर्बन। तो दोनों गवर्नमेंट के अंदर किस गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया जा रहा है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उन सबको भी एग्जामिन करेगा। तो ये तो बात थी हमारी 73rd अमेंडमेंट की। अब हम आते हैं 74th अमेंडमेंट। तो बेटा 73rd जो अमेंडमेंट था वो टोटली हमारा किससे रिलेटेड था, रूरल एरिया से रिलेटेड था। अब जो 74th अमेंडमेंट था ये है अर्बन एरिया से रिलेटेड। तो 74th अमेंडमेंट कहता है कि 74th अमेंडमेंट डील्ड विद अर्बन लोकल बॉडीज और नगर पालिका, यानी किससे रिलेटेड है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनसे रिलेटेड है। In many ways the 74th amendment is repetition of the 73rd amendment। तो कई तरह से देखा जाए तो भाई 74th amendment में वही सारी चीजें लागू की गई हैं जो कि 73rd amendment में थी, except that is applies to the urban area। केवल एक डिफरेंस है भाई 73rd amendment that is only for रूरल एरिया और 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन एरिया से रिलेटेड है।
तो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द 74th अमेंडमेंट आल्सो एंड दस अप्लाई टू नगर पालिका। तो ये जो प्रोविजंस थे 73rd अमेंडमेंट के, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन, यानी इसका भी इलेक्शन जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का अर्बन एरियाज के अंदर उसका भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। रिजर्वेशन के अंदर इनको भी उसी तीनों लेवल के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी वीमेन का भी रिजर्वेशन है, SC ST का भी रिजर्वेशन होगा, और जो इनके अध्यक्ष वगैरह हैं उस या चेयरपर्सन वगैरह हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व रहेगी। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, अब इनके पास भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके इसके अंदर आएंगे, 73rd की तरह इसके अंदर भी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी ये कॉमन है, जो कि रूरल की भी जिम्मेदारी इसी की है, अर्बन की भी इसकी है। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी इन सबको भी 74th अमेंडमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के ऊपर अप्लाई होते हैं। The Constitution also mandates the transfer of a list of functions from the state government to the urban local body। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी के हिसाब से इस चीज को भी जरूरी कर दिया गया कि भाई इसके लिस्ट की बनाई जाए और उसको स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करे वो सब्जेक्ट्स, यानी उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाने के काम किसके हो या जिम्मेदारी उनको डेवलप करने की किसकी हो, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की हो। तो these functions have been listed in the 12th schedule of the Constitution। अब 73rd अमेंडमेंट की जो लिस्ट थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, 11th शेड्यूल के अंदर थी, और इसकी लिस्ट को किसके अंदर रखा गया, अर्बन एरिया की 12th शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल में इसको रखा गया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, अब इनको लागू कैसे किया गया। The 73rd and 74th amendment have created uniformity in the structure of पंचायती राज and नगर पालिका institution across the country। करने के पीछे इनका लॉजिक ये था कि पूरे कंट्री के अंदर, चाहे वो अर्बन गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट के अंदर रूरल गवर्नमेंट हो या अर्बन गवर्नमेंट हो, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस है पूरे कंट्री के अंदर उन प्रोविजंस को यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता के साथ में लागू किया जाए। The presence of these local institutions is by itself a significant achievement। तो ये जो local institutions की जो उपलब्धि थी, and would create an atmosphere and platform for people's participation in government। और ये एक जो local people थे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही थी जहां पर कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे, या कह सकते हैं एक तरह से कि इनकलकेट कर सकती थी ये हैबिट है जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, पीपल पार्टिसिपेशन। The provision for reservation for women at the panchayat and the nagar palika has ensured the presence of a significant number of women in local bodies। अब जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर फीमेल को, तो वो इस चीज को बताता था कि भाई जो पंचायत या नगर पालिका के अंदर फीमेल भी अपनी प्रेजेंस शो कर सकती थी। तो एज दिस रिजर्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट या position of sarpanch and adhyaksh, a large number of women elected representatives have come to occupy these position। अब ये रिजर्वेशन के बेस के ऊपर जो सरपंच वगैरह थे उसके अंदर ही फीमेल चूज होकर के आई, जो अध्यक्ष भी बनी, नगर पालिका वगैरह के चेयरपर्सन भी बने, तो उस बेस के ऊपर यानी रिजर्वेशन के बेस के ऊपर ही फीमेल को ये चांस प्रोवाइड हुआ कि वो भी अपनी प्रेजेंस को शो कर सकती थी। Women have gained more power and confidence by exerting control over resources। अब इसके बेस के ऊपर वीमेन को एक ज़्यादा पावर प्रोवाइड हो गई और रिसोर्सेज बेस के वगैरह के ऊपर भी वो अपना कंट्रोल बनाए रख सकती थी। Their presence in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics। यानी जो पॉलिटिक्स का वर्क करने का तरीका है उसके उस तरीके को भी फीमेल जो थी वो इस लेवल के ऊपर पहचान सकती थी, समझ सकती थी। इन मैनी केसेस दे हैव ब्रॉट ए न्यू पर्सपेक्टिव, ए ग्रेटर सेंसिटिव टू द डिस्कशन एट लोकल बॉडीज। और कई सारे ऐसे तरीके थे जो संवेदनशील मुद्दे थे जिनके ऊपर फीमेल अपनी बात को अच्छी तरह से पुटअप कर सकती थी। इन मैनी केसेज वीमेन वर अनेबल टू एजर्ट देयर
presence or were more proxies for the male members of their family who sponsored their election. अब बहुत सारे केसेस के अंदर भी ये भी देखा गया कि जो फीमेल थी उनको है जो मेल मेंबर, जो उनकी वाइफ थी या उनके घर की जो सिस्टर्स थी, उनको वो है जो क्या चुनाव लड़वा दिया करते थे और उनके बिहाफ के ऊपर ये सारे काम किया करते, खुद सारे काम किया करते थे। यानी उनको केवल एक नाम मात्र का सरपंच वगैरह या दूसरी चीजें बना दी जाती थी, बाकी सारे काम वो खुद किया करते थे। तो उस बेस के ऊपर एक तरह से उनके प्रभाव कम होता था। लेकिन आज की डेट के अगर आप देखें, धीरे धीरे ये जो आदत है वो भी काफी हद तक कम होती जा रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्टे वेल एट योर होम।